लेकिन यहाँ पे आज के क्लास में हम लोग बिल्कुल बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, ओके? चलो, नाउ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या है? सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट को जानने से पहले उस सब्जेक्ट के नाम के बारे में जानना जरूरी है कि वो सब्जेक्ट का जो नाम है स्पेसिफिकली उस नाम का मतलब क्या है। तो व्हाट इज इकोलॉजी जानने से पहले हमें इस टर्म के बारे में पता करना पड़ेगा कि इकोलॉजी का जो वर्ड है, ये जो टर्म है, इसका मतलब क्या है। इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स and their biotic and abiotic environment। देखो, एक ऐसा स्टडी जैसे ये है, पेड़ पौधे हैं, ये एनवायरनमेंट है, ठीक है? एनवायरनमेंट के अंदर पेड़ पौधे आते हैं, एयर आता है, सब कुछ आता है, हमारे सराउंडिंग जो भी चीज है। अब हमारे एनवायरनमेंट के साथ जो भी बायोटिक और एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है? हमारे आसपास में जो भी बायोटिक, एबायोटिक, जो लिविंग, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब कुछ, हर एक चीज एनवायरनमेंट के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन कर रहा है अपने लेवल पे। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, है ना? तो ये एक लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का एक इंटरेक्शन है, ठीक है? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब इनहेल करते हैं। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, कुछ ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इसका मतलब बायोटिक एंड एबायोटिक जो चीज है, जो बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स है, ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, राइट? तो ये जो इंटरैक्शन हो रहा है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, इसी इंटरैक्शन को जहाँ पे साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है, उसी स्टडी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब समझ आया कि क्या है? मतलब इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, देयर बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट। कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या इंटरैक्ट कर रहा है, एबायोटिक कंपोनेंट के साथ क्या इंटरैक्ट कर रहा है। तो जहां पे इस इंटरैक्शन से रिलेटेड स्टडी करना होता है, इस इंटरैक्शन से रिलेटेड चीजें को हमें देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है? रिसर्च करना पड़ता है, उसी स्टडी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। समझ आया कि इकोलॉजी का मतलब क्या है? इकोलॉजी कौन से सब्जेक्ट को बोला जाता है? इकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है? इकोलॉजी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर है इंटरैक्शंस। कौन सी चीजों का इंटरैक्शंस भाई? यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स, इन सब का जो इंटरैक्शन हो रहा है, इन दो सब का जो एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन है, एक नेटवर्क है, उन सब के बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है। तो इकोलॉजी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर समझ में आया कि क्या है? अब ये जो टर्म है इकोलॉजी, इसको सबसे पहले किसने दिया था या फिर कौन से वो इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको यूज किया था? तो ये टर्म इकोलॉजी को यूज किए थे सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में, ठीक है? ये पीवाईक्यू है, ये जो वन लाइनर है, ये पीवाईक्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और ये एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी कि इकोलॉजी का टर्म किसने दिया है। तो इकोलॉजी का टर्म दिया है अर्नेस्ट हैकेल, जो कि एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1866 में फर्स्ट टाइम इस टर्म को यूज किए थे। सेकंड, ये जो टर्म है इट डिराइव्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। इकोलॉजी टर्म को ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब ग्रीक वर्ड में इकोलॉजी को ऑइकोस प्लस लोगोस कहा जाता है। ऑइकोस का मतलब होता है हाउस और होम, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। मतलब इको प्लस लॉजी, इको का मतलब होता है होम और हाउस, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है? जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, ये डिस्कस करते हैं, ठीक है? उनका क्या होम है, ठीक है? उनके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। और जिस लोगोस का मतलब, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और यहाँ पे हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इको प्लस लॉजी और ओइकोस और लोगोस मिलके बन जाता है टर्म इकोलॉजी। क्लियर है? इकोलॉजी हेल्प्स एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन, abundance, adaptation एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब आपको पता चलेगा कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ
एबायोटिक कंपोनेंट के साथ किस तरीके का इंटरेक्शन करता है, तो आपको समझ में आएगा कि अर्थ के ऊपर कहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है, ठीक है? कहाँ पे कौन-सा ऑर्गेनिज्म हमें बल्क में मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस क्वांटिटी में मिलेगा। अबंडेंस मतलब भारी मात्रा में, ठीक है? कहाँ पे कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म ने क्या कौन-सा एनवायरनमेंट को, कौन से एनवायरनमेंटल ट्रेट को अडॉप्ट किया है, ठीक है? कौन-सी चीज़ को कौन-सा लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अडॉप्ट किया है, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है, किस तरीके से उन्होंने बदलते हुए एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव करवाया है। तो ये सारा सब कुछ जब आप इकोलॉजी सब्जेक्ट को स्टडी करोगे, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? यूपीएससी में कुछ कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे इंटरैक्शन, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी। तो ये सब कुछ ये जो कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स इकोलॉजी से रिलेटेड है। कहीं पे अगर आपको इंटरैक्शन दिखेगा, तो आप समझ जाओ कि वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में बात कर रही हूँ ऑफ कोर्स। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में अगर आपको इंटरैक्शन टर्म दिखेगा, ये कीवर्ड दिखेगा, तो आपको गेस करना है कि ये इकोलॉजी से रिलेटेड होगा। एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी ये सब कुछ इकोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ही पार्ट है। क्लियर? नाउ बात करेंगे एनवायरनमेंट। बहुत सिंपल है कि एनवायरनमेंट है क्या? एनवायरनमेंट वो है, एनवायरनमेंट सब कुछ है। एनवायरनमेंट वो है जो हमारे चारों ओर मौजूद है। ये आप हो या फिर ये मैं हूँ। तो हमारे आउटसाइडर में जो भी चीज़ें, हमारे आउटसाइड में हम लोग जो भी चीज़ें देख रहे हैं, एक्सटर्नल जो भी चीज़ें हमारे आस-पास में हैं, वो सब कुछ एनवायरनमेंट के अंदर आता है। एनवायरनमेंट रिफर्स टू एवरीथिंग that surrounds and influences living organism। एनवायरनमेंट हमारे चारों ओर पाए जाने वाले वो सब कुछ है जो हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, जिसके बिना हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो एनवायरनमेंट ऊपर है, एनवायरनमेंट नीचे है, मिट्टी के नीचे में भी आपको मिलेगा। सब कुछ हमारे चारों ओर जो भी चीजें एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है? अब एनवायरनमेंट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? बायोटिक कंपोनेंट, जिसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। और दूसरा कंपोनेंट हो जाता है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मतलब एक ऐसा कंपोनेंट्स जो कि जिंदा नहीं है, जो नॉन लिविंग है, ठीक है? जैसे एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, मिनरल्स, पीएच वैल्यूज, ठीक है? ये वो कंपोनेंट्स हैं जो कि नॉन लिविंग है, बट जिंदा रहने के लिए, लाइफ के लिए, लाइफ साइकिल के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसके बिना कभी भी कोई लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता है। प्लांट का, एनिमल का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ह्यूमन बीइंग का, कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, कोई एनिमल जिंदा नहीं रह सकता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है इन कंपोनेंट्स के बिना, ठीक है? इसीलिए इनको एबायोटिक कंपोनेंट बोला जाता है। ये वो इम्पोर्टेंट, क्रूशियल, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? जिनको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। इसके बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, मिनरल्स, पीएच। ओके, क्लियर है? तो समझ आया एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? एनवायरनमेंट के वो 2 पार्ट्स क्या-क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स, बायो का मतलब ही लाइफ है, ठीक है? जो लिविंग पार्ट्स हैं और जो नॉन लिविंग पार्ट है। क्लियर? बात करेंगे ऑर्गेनिज्म का। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ये टर्म ऑर्गेनिज्म, हर बुक्स में देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, आम तौर पे जो आप लोग बात करते हो ये टर्म यूज़ करते हो, राइट? अभी हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिज्म टर्म का एक्चुअल मतलब क्या है इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म बेसिक यूनिट है। अगर आपको इकोलॉजी, आपको स्टडी करना है इकोलॉजी या फिर इकोलॉजिकल स्टडी कर रहे हो, इकोलॉजी से रिलेटेड कोई टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, कुछ भी स्टडी कर रहे हो, तो उन सारी इकोलॉजिकल स्टडी के लिए एक बेसिक यूनिट की जरूरत होती है। तो ऑर्गेनिज्म वही बेसिक यूनिट है। क्लियर? ऑर्गेनिज्म बेसिक यूनिट है ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। एनी इंडिविजुअल लिविंग बीइंग कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब ऑर्गेनिज्म क्या है? पहली बात तो हमने ये देखा कि इकोलॉजिकल स्टडी में ये बेसिक यूनिट के अंदर आता है। क्लियर? मतलब ऑर्गेनिज्म के बिना इकोलॉजिकल स्टडी करना पॉसिबल नहीं होगा। ऑर्गेनिज्म के बिना इकोलॉजिकल स्टडी इनकम्प्लीट माना जाएगा। क्लियर?
अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, एनी इंडिविजुअल लिविंग बीइंग कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कोई भी इंडिविजुअल लिविंग बीइंग, ठीक है, उनको हम लोग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो इधर ग्रुप में हो सकता है और इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का मतलब कि कुछ ग्रुप में भी वो जिंदा रह सकते हैं और इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? इंडिविजुअली मतलब अकेले-अकेले, इंडिपेंडेंटली मतलब जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसको सांस लेने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, उसको रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके अंदर जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, उन सब के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए ऑर्गेनिजम्स का एक बेसिक इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली कैपेबल है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए, इंडिपेंडेंटली वो सरवाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। ठीक है? जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर कैस ओके, ओके, ठीक है, रीजॉइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन से वो एग्जांपल्स आते हैं, ह्यूमन बीइंग, टाइगर, ट्री, बैक्टीरिया, इसका मतलब ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये सारा सब कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि बताओ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या ऑर्गेनिज्म का पार्ट है? यस, ऑफ कोर्स, जो भी लिविंग बीइंग है, वो सब कुछ ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे कुछ माइक्रो बैक्टीरियाज है, ये प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये देखो इंसेक्ट्स हैं, सब कुछ जो भी लिविंग बीइंग है अर्थ के ऊपर, ये देखो स्नेक है, सब कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। नाउ बात करेंगे स्पीशीज की। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। देखो स्पीशीज, जैसे हम लोग कहते हैं कि होमोसेपियंस सेपियंस जो ह्यूमन बीइंग के डिफरेंट डिफरेंट क्या बोल सकते हैं उसको, जो आज के टाइम पे जो हम लोग सेपियंस है उसका ही बहुत सारे इवोल्यूशनरी नेम्स हैं, ठीक है? तो हम लोग एक्चुअल में क्या है, हम लोग स्पीशीज ही तो है। कोई भी जैसे कैट्स, डॉग्स, कोई भी एनिमल्स हो, हर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो स्पीशीज होता है। लेकिन स्पीशीज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कि किसके बेस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को स्पीशीज बोलेंगे। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि कैपेबल है इंटरब्रीडिंग एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब जैसे अब इंसेक्ट्स, क्या इंसेक्ट स्पीशीज में आते हैं? देखो, अगर वो स्पीसी मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म वो इंटरब्रीडिंग कर सकता है या फिर वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो सारी ऑर्गेनिजम्स स्पीशीज कहलाएंगे, ठीक है? मतलब जैसे कि ये मानो इंसान है, ठीक है? इंसान से दूसरा इंसान आया, फिर यहाँ से तीसरा आया, फिर यहाँ से चौथा आया, ठीक है? जैसे ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ये ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके बाद ये हमारे फादर और फिर वहां पे मैं या तुम कोई भी हो। मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है? वो इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी कैट ले लो तो काफी जनरेशन से जनरेशन, एक कैट से दूसरे कैट, दूसरे कैट से तीसरे कैट, ये मतलब जन्म लेते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं। एक कैट बहुत सारे किटन को प्रोड्यूस करते हैं, है ना? तो वो ऑर्गेनिजम्स जो इंटरब्रीडिंग एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, वो सब कुछ, वो सारा ग्रुप स्पीशीज के अंदर आ जाएगा, ठीक है? जैसे होमोसेपियंस, ह्यूमन बीइंग का जो हम लोग जो स्पीशीज कौन से स्पीशीज के अंदर आते हैं? होमोसेपियंस के अंदर आते हैं। जो टाइगर एनिमल है, ये कौन से स्पीशीज के अंदर आता है? पैंथेरा टाइग्रिस के अंदर आता है। तो समझ आया कि अगर मानो कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, कोई इंसेक्ट है, ठीक है? इंसेक्ट अगर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब एक इंसेक्ट से दूसरा इंसेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, दूसरे से तीसरा इंसेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, तो वो सारी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग स्पीशीज बोलेंगे, ठीक है? मतलब स्पीशीज वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कहलाता है जो कि कैपेबल है ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्लियर है? ये समझ आया? गुड।
मैं एक टॉपिक को इतनी बार बोलती हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे देखो ये सारे जितने भी स्पीशीज़ हैं सबकी इमेजेस हैं, ठीक है? चलो, बात करेंगे पॉपुलेशन की। सी यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब आप लोग नॉर्मल जो पॉपुलेशन काउंट होता है, हम लोगों का जो पॉपुलेशन काउंट है कि इंडिया का पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ गया है, ये वो वाला पॉपुलेशन नहीं है। हम लोग इकोलॉजिकली पॉपुलेशन देखेंगे। इकोलॉजिकल में पॉपुलेशन का मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम। देखो, यहाँ पे इकोलॉजिकली पॉपुलेशन किसे कहते हैं? इकोलॉजिकली अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम। जैसे मानो कि ये बिल्ली है, मेरी बिल्ली बहुत ही गंदी बनी है। एक जगह पे बहुत सारे बिल्लियां रह रही है, ठीक है। ये बहुत ही मतलब समझ रहे हो ना कि ये बिल्ली है। एक जगह पे बिल्ली की एक ग्रुप रह रही है, ठीक है, काफी टाइम से, ठीक है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मैं बता दूं भीमबेटका, भीमबेटका के फॉरेस्ट में एक अनोखी प्रजाति के बिल्लियां रहती हैं, ठीक है। तो वहां पे आज के डेट पे उस फॉरेस्ट एरिया में आज के डेट पे इस अनोखे प्रजाति के 120 बिल्लियाँ आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग बोल सकते हो उस ग्रुप ऑफ कैट्स को पॉपुलेशन, कि उस जगह पे कैट का पॉपुलेशन क्या है। आज के डेट में इंडिया में टाइगर का पॉपुलेशन क्या है? इसका मतलब है कि इंडिया में सेम स्पीशीज जो टाइग्रिस पैंथर अभी-अभी हम लोगों ने देखा है, पैंथेरा टाइग्रिस, इस स्पीशीज का कितने टाइगर पूरे इंडिया में मौजूद है, सरवाइव कर रहा है, ठीक है, सरवाइव अभी तक किया है और अभी जिंदा है। तो इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्पीशीज का पॉपुलेशन को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है, कि आज के डेट पे इंडिया में कितने टाइगर हैं, कितने टाइगर जिंदा हैं, कितने टाइगर अभी तक सरवाइव कर चुके हैं, ठीक है, कितने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया गया है, उनको प्रोटेक्ट किया गया है। अभी इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन क्या है, इंडिया में राइनोसेरस की पॉपुलेशन क्या है। इसका मतलब क्या है, इंडिया का जो बाउंड्री है, इसके अंदर ये एक पर्टिकुलर एरिया है। इस पर्टिकुलर एरिया में 10 साल में सेम स्पीशीज में कितने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिंदा हैं। तो इस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम लोग पॉपुलेशन बोलेंगे। जैसे बोल सकते हैं कि इंडिया में अभी वाइल्ड कैट की पॉपुलेशन क्या है, ठीक है? इंडिया में जो वल्चर्स है, उनका पॉपुलेशन क्या है? इसका मतलब सेम स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया पे एक गिवन टाइम पे उनका कितना इंडिविजुअल अभी सर्वाइव कर रहा है, जिंदा है, उसको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। फॉर एन एग्जांपल मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जैसे इंडिया पे फॉर एन एग्जांपल कि इंडिया में अभी टाइगर का पॉपुलेशन है 2000। इसका मतलब पूरे इंडिया में अगर हम लोग टाइगर स्पीशीज के कितने इंडिविजुअल टाइगर को काउंट करेंगे तो उनका नंबर आएगा 2000, ठीक है। पूरे इंडिया में इंडिविजुअली अगर 1 2 3 4 करके टाइगर को काउंट करेंगे, उसके बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया पे टाइगर की पॉपुलेशन है 2000। अगर हम लोग राइनोसेरस का पॉपुलेशन बोलेंगे कि फॉर एन एग्जांपल इंडिया में कितना है 1000। इसका मतलब है कलेक्टिवली कहा जा रहा है पूरे पैन इंडिया में 1 2 3 4 करके काउंट करके बोला जाएगा कि इंडिया में राइनोसेरस का कितना ज्यादा पॉपुलेशन है। क्लियर है? ये समझ आया पॉपुलेशन का मतलब क्या है। चलो, पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि हमें क्यों जरूरत होती है कि इकोलॉजिकली पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने की। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे पॉपुलेशन से हमें पॉपुलेशन डेंसिटी समझ में आता है, ठीक है? जैसे अगर इंडिया का पॉपुलेशन 10 साल पहले 1000 था और अभी 2000 हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इंडिया में टाइगर का बर्थ रेट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, टाइगर का डेथ रेट काफ़ी रिड्यूस हुआ है ना? कि टाइगर इसका मतलब क्या है कि टाइगर को प्रोटेक्ट करने में गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। टाइगर का अभी पोचिंग नहीं हो रहा है, ठीक है? कोई भी टाइगर को मार नहीं रहा है। टाइगर को ज़िंदा रहने रखने के लिए जो भी सपोर्ट सिस्टम देने की ज़रूरत है, वो सब कुछ इसको दिया जा रहा है। तभी तो इसके पॉपुलेशन में हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिला है, राइट? तो पॉपुलेशन से हमें उस स्पीशीज़ का पॉपुलेशन डेंसिटी समझ में आता है, बर्थ रेट क्या है समझ में आता है, डेथ रेट समझ में आता है, एज स्ट्रक्चर समझ में आता है, ठीक है? जैसे आप बोलोगे कि टाइगर पॉपुलेशन में अभी तो ज़्यादातर ऑफस्प्रिंग ही है।
1000 जो टाइगर है वो ऑफस्प्रिंग है। इसका मतलब है ये नए-नए छोटे-छोटे बच्चे हैं। इसका मतलब इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन में जो टाइग्रेस है, जो फीमेल टाइगर है उसके नंबर ज़्यादा है ना? तो फिर उसके बेस पे भी हम लोग कुछ इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनको और भी डेवलप करने के लिए हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद सेक्स रेशियो क्या है, हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे एक एनिमल को दूसरे जगह पे माइग्रेट करवाया गया है या नहीं, हम लोग इसको भी बता सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक टाइगर को महाराष्ट्र से बंगाल में शिफ्ट किया गया, ठीक है? एक टाइगर महाराष्ट्र से बंगाल में आया। अब बंगाल में आके यहाँ पे पहले 1 टाइगर हुआ करता था, लेकिन इस शिफ्टिंग के बाद अभी यहाँ पे 3 टाइगर होने लगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से बंगाल में जिस टाइगर को मूव किया गया था, माइग्रेट करवाया गया था, वो कोई फीमेल टाइगर होगा और उसने बेबी प्रोड्यूस किया है, बेबी टाइगर को प्रोड्यूस किया है, राइट? जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग को अगर हम लोग काउंट करेंगे, तो वहाँ पे अभी टाइगर इसीलिए अभी पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो कहाँ से कहाँ पे कौन से एनिमल को, कौन से स्पीशीज़ को माइग्रेट किया गया है, कौन से जगह से एक जगह से दूसरे जगह पे स्पीशीज़ अगर खुद से भी माइग्रेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो ये सारा सब कुछ हमें पॉपुलेशन से समझ में आ जाता है। तो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स पता चला कि क्या-क्या होता है कि पॉपुलेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी समझ में आता है, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन ये सब कुछ हमें समझ में आता है। नाउ बात करेंगे कम्युनिटी की। कम्युनिटी क्या है? डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर एंड इंटरैक्टिंग इन द सेम हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? उनका नेचुरल होम, ठीक है? जैसे अलग-अलग पॉपुलेशन एक साथ रह सकता है। जैसे मानो कि एक जगह है, जगह जहाँ पे एक टाइगर है, ठीक है? उसके बाद टाइगर के साथ मानो फॉक्स को रख देते हैं और उसके साथ एक पीकॉक को रख दिए। ठीक है? तो ये डिफरेंट पॉपुलेशन के स्पीशीज़ हैं। एक जगह पे रह रहे हैं, ठीक है? कोई फॉरेस्ट एरिया पे रह रहा है एक साथ और एक स्नेक को रख देते हैं, ठीक? डिफरेंट पॉपुलेशन के जो स्पीशीज़ हैं, जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़्म सब एक साथ रह रहे हैं एंड इंटरैक्टिंग इन द सेम हैबिटेट और एक जगह पे रह रह के यही इनका नेचुरल होम है और अपने नेचुरल होम के साथ ये लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? जिनको जो भी हवा, पानी, खाना चाहिए, ये सब ये अपने आस-पास के एनवायरनमेंट से, नेचुरल हैबिटेट से ले रहे हैं। तो ये जो एक साथ एक जगह पे रह रहा है, डिफरेंट पॉपुलेशन के लिविंग बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन्हीं को हम लोग बोलेंगे कम्युनिटी। क्लियर है? तो इनको कलेक्टिवली हम लोग कहेंगे कम्युनिटी, ठीक है? एग्जाम्पल फॉरेस्ट कम्युनिटी, जैसे ये एक फॉरेस्ट कम्युनिटी है, तो इस फॉरेस्ट कम्युनिटी में एक साथ टाइगर, स्नेक्स, फॉग, पीकॉक, अगर यहाँ पे बर्ड्स को रख दूं बर्ड्स, देन डियर को रख दूं डियर, ये सब कुछ सारे जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है, उसके बाद जितने भी बर्ड्स हैं, ये सब एक साथ रहते हैं, ठीक है? फंगी, बैक्टीरियम, ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब एक साथ रहते हैं। अपना खाना-पीना जो भी सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत है, सब कुछ ये फॉरेस्ट से ही लेते हैं, अपने आस-पास से ही लेते हैं और इनको कलेक्टिवली हम लोग कहेंगे फॉरेस्ट कम्युनिटी। क्लियर है फॉरेस्ट कम्युनिटी और कम्युनिटी का मतलब क्या है? देखो, जैसे यहाँ पे देखो ये आउल है, ये ये कौन-सा जीव है भई? ये टॉर्टोइस है ना? उसके बाद ये प्लांट है, यहाँ पे देखो और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। तो ये जब एक साथ रहेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये सब कुछ अगर मैं एक साथ काउंट कर लूँ, तो जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स एक साथ रह रहे हैं और अपने आस-पास के एनवायरनमेंट से अपने मतलब खाना-पीना सब कुछ अपने रिसोर्सेज़ को ऑब्टेन कर रहे हैं, अपने लिविंग मतलब ज़िंदा रहने के लिए जितने भी चीज़ों की ज़रूरत है, उन सबको वो लोग आस-पास के एनवायरनमेंट से कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको कलेक्टिवली हम लोग कहेंगे कम्युनिटी। और लास्ट आज का टॉपिक है हैबिटेट जिसको बोला जाता है घर। होम और अगर मैं थोड़ा-सा और डिटेल में बताऊँ तो नेचुरल होम, ठीक है? द नेचुरल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। नेचुरली बहुत टाइम पहले से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता था, ठीक है? फॉर एन एग्जांपल जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, ये बहुत पहले से ही कहाँ पे पाए जाते थे? बंगाल में रहते थे, बंगाल में पाए जाते थे, ठीक है?
तो ये बंगाल बंगाल का जो सुंदरबन एरिया है, इनका नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है? जैसे राइनोसेरस हो गया या फिर कोई भी डियर हो गया, कोई भी आप कोई ऑस्ट्रिच हो गया, वल्चर हो गया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले लो, ठीक है? जो उनका नेचुरल प्लेस हुआ करता है, उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं हैबिटेट। इकोलॉजी में, एनवायरनमेंटल साइंस में कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के घर को घर नहीं बोला जाता है। ठीक है? नेचुरल होम भी नहीं बोला जाता है, बल्कि उसकी जगह पे हैबिटेट टर्म को यूज़ किया जाता है। जो है काफ़ी टाइप के हो सकते हैं। टेरेस मतलब टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है? लैंड मास में बहुत सारे एनिमल रह सकते हैं। एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं या फिर एक्वाटिक हैबिटेट मतलब पानी, बहुत सारे मैराइन एनिमल्स का नेचुरल प्लेस है, ठीक है? जहाँ पे वो लोग पहले से ही रहते हैं। तो इसीलिए एक्वाटिक हैबिटेट, मैराइन हैबिटेट, डेज़र्ट हैबिटेट, फॉरेस्ट हैबिटेट, ग्रासलैंड हैबिटेट, ये सारा सब कुछ हैबिटेट का ही हिस्सा है। मतलब क्या एनिमल्स सिर्फ़ पानी में मिलता है? क्या सिर्फ़ समुद्र के पानी में मिलता है? क्या डेज़र्ट में मिलता है? नहीं, टेरेस्ट्रियल पे मिलता है, एक्वाटिक में मिलता है, मैराइन, डेज़र्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड हर जगह पे नेचुरली एनिमल्स रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो इसके बेस पे हम लोग कह सकते हैं जो हैबिटेट है वो 6 टाइप के होते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वाटिक हैबिटेट, मैराइन हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट, फॉरेस्ट हैबिटेट एंड ग्रासलैंड हैबिटेट। क्लियर है? कुछ एग्जांपल जैसे डेजर्ट हैबिटेट में पाए जाने वाले वाइल्ड एनिमल का नाम है क्या है? ठीक है? ये इसका इमेज भी देखो, जैसे ये डेज़र्ट एरिया है, ठीक है? यहाँ पे जो भी एनिमल पाया जाएगा, उस एनिमल्स का, उस लिविंग ऑर्गेनिज़्म का ये डेज़र्ट उसका हैबिटेट होगा। ये देखो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ठीक है? तो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए ये जो एरिया है, ये जो पानी का जगह है, ये उनका नेचुरल घर है, नेचुरल प्लेस है, इसीलिए इनको बोला जाता है उनका हैबिटेट, ठीक है? उसके बाद ये जो बर्फीला जगह है, ये जो ग्लेशियर्स है, ये जो फॉरेस्ट है, हर एक अलग-अलग एनिमल का अलग-अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग-अलग नेचुरल प्लेस होता है। उसी नेचुरल प्लेस को हम लोग कहते हैं हैबिटेट। क्लियर है? ठीक है। तो इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, हैबिटेट मैंने आज की क्लास में डिस्कस कर दिया है। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी मुझे बताओ। एनीवन? हाँ, फॉरेस्ट में गुहा मतलब जो फॉरेस्ट केव की बात कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल, फॉरेस्ट में तो कोई भी एनिमल कहीं पे भी रह सकता है, ठीक है? किसी को कोई डाउट है? एनीवन? ओके, ठीक। तो चलो फिर ये क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।